हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बरसैया क्लासेस। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th के लिए, क्लास 11th के लिए, जो भी बच्चे साइंस साइड के बच्चे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा। ये सबको आना ज़रूरी है। ये भी एक मैथमेटिकल टूल का एक पार्ट है, बट मैं इसको एक नई सीरीज़ के रूप में शुरू करूँगा। इसकी 2 या 3 वीडियोज़ आएंगी जिसमें अपन लोग सारी की सारी बातें कवर करेंगे। पहले वीडियो में हम आज इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं, बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। जो भी सारी बेसिक चीज़ें वो सब कुछ इसी टॉपिक में आपके डिस्कस होंगे, इसी लेक्चर में डिस्कस होंगे। इसके बाद 1 या 2 लेक्चर और आएंगे जैसे अपन लोग क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट वगैरह और भी सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के अपना लेक्चर, जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। का मतलब क्या है, हमें वेक्टर के अंदर अलजेब्रा करनी है। अलजेब्रा का मतलब होता है यहाँ पर एक्स वाई या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मतलब हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह सब कुछ इसी में देखना है वेक्टर अलजेब्रा में। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम पहले बात करें कि वेक्टर होता क्या है। वेक्टर क्या है? ऐसी क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी जिसके पास दोनों चीज़ें हो। क्या क्या हो? मैग्नीट्यूड हो एंड डायरेक्शन हो। बेसिकली मैं अगर बात करूँ आपसे, एग्जांपल लिखता हूँ मैं आपके सामने। देखिए 12 मीटर ईस्ट, ठीक है, और मैंने लिखा 12 मीटर। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में ये अंतर है कि 12 मीटर ईस्ट का मतलब ये है कि हमने एक डायरेक्शन फिक्स कर दी और एक मैग्नीट्यूड फिक्स कर दिया कि हमें 12 मीटर चलना है और ईस्ट की तरफ चलना है। और यहाँ हमने बोल दिया केवल 12 मीटर्स। तो 12 मीटर कहीं के भी हो सकते हैं, ईस्ट के, वेस्ट के, नॉर्थ के, साउथ के, कहीं के भी बेसिकली। तो ये जो है ये वेक्टर एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर स्टेटमेंट हो गया ये। बट ये एक स्केलर स्टेटमेंट है। अब स्केलर स्टेटमेंट है, उसका मतलब क्या है? स्केलर का मतलब ये होता है जिसके पास में केवल क्या हो? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही चीज़ें हैं देन इट इज़ एन वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? ठीक है, बहुत ही बेसिक सी बात थी ये तो बच्चे पहले से ही 9th क्लास में 10th क्लास में उन्हें सारी चीज़ें सिखा दी जाती हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो मेन बात होनी है वो क्या होनी है? हमें जो मेन बात करनी है वो करनी है वेक्टर के कुछ और प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। ज़रा प्रॉपर्टीज़ नहीं, पहले ज़रा पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। कुछ टाइप्स पढ़ लेते हैं ज़रा वेक्टर्स के। सॉरी, पहले टाइप से पहले अपन लोग सीखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि वेक्टर की, दैट इज रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करते हैं? हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हम कैसे किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे मान लीजिए मैंने बोला है कि वेक्टर लिखा हुआ है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, मान लेते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है ये वेक्टर। ठीक है, ये O है पॉइंट, ये पॉइंट A है। ठीक है, तो मुझे लिखना है इसका नाम। तो मैं इसका नाम कैसे लिखूंगा? देखिए, इसका नाम आप एक तो ये लिख सकते हैं AO, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं OA। दोनों को वेक्टर का साइन लिख सकते हैं दोनों तरीके से, बट इनमें से एक सही है और एक गलत। कहने का मतलब क्या है कि डायरेक्शन देखिए जरा। पहले तो ये देखिए, ये पॉइंट, जो पहला पॉइंट जहाँ से वेक्टर शुरू होगा, देखिए ऐसा जा रहा है, इसका मतलब क्या? इनिशियल पॉइंट ये रहा होगा। तो ये है इनिशियल पॉइंट। तो जो इनिशियल पॉइंट होते हैं, ठीक है, जो इनिशियल पॉइंट होते हैं वो कहाँ आते हैं? हमेशा कहाँ पर आते हैं इनिशियल पॉइंट? हमेशा इनिशियल पॉइंट आते हैं आगे, और फिर आते हैं फाइनल पॉइंट, और उनके ऊपर एक वेक्टर का साइन। अब फाइनल पॉइंट बोल दीजिए, चाहे तो उसे टर्मिनल पॉइंट बोल दीजिए। ठीक है, बेसिकली इसको टर्मिनल पॉइंट ही लिखते हैं, लेकिन आप इसको फाइनल पॉइंट भी बोल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली इससे इस तरफ जा रहा था तो मैंने इसको लिखा OA वेक्टर। तो ये वाला पार्ट सही है, ये वाला गलत है, AO वेक्टर गलत है। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, मान लीजिए मैं इसी को उल्टा कर देता, सेम वही है सबके केस, बट मैंने इसको क्या किया? डायरेक्शन को मैंने पलट दिया, इस तरीके से कर दिया। तो अब जो इसका नाम हो जाएगा दैट विल बी व्हाट? OA वेक्टर होगा क्या? नहीं, इसका नाम अब क्या हो जाएगा? व्हाट इज द नेम? द नेम इज AO वेक्टर, क्योंकि अब A से जा रहा है O की तरफ, ये सही है। ठीक है, तो बेसिकली हमें इसमें नाम लिखना आना चाहिए पहले तो। ठीक है, ये तो बेसिक सी बात थी। अच्छा, ये तो हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब हमें सीखने हैं बेसिकली द टाइप्स ऑफ वेक्टर। कितने तरह के वेक्टर हमें बेसिकली पढ़ने हैं, किस तरह के वेक्टर बेसिकली होते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़नी है हमें। ठीक है, सो देखते हैं ज़रा टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखिए, पहला जो टाइप हमें पढ़ना है वो क्या है? वो है आपका इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर कैसे वेक्टर होते हैं?
ठीक, इक्वल वेक्टर मतलब कैसे, जिनके दोनों सेम हो, मतलब बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। कहने का मतलब क्या है, देखिए ये वेक्टर इस साइड जा रहा है, ठीक है, ये ओ ए वेक्टर है, ये वेक्टर इस साइड जा रहा है, ये पी क्यू वेक्टर है, इसकी डिस्टेंस भी 15 मीटर है, इसकी डिस्टेंस भी 15 मीटर है, ठीक है। तो ये दोनों ओ ए वेक्टर जो होगा, ओ ए वेक्टर वो किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू वेक्टर के। क्यों हो जाएगा बराबर, क्योंकि इन दोनों की मैग्नीट्यूड को हमेशा पर हम लोग मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी मॉडुलस लगाओ वेक्टर के बगल बगल तो आप समझ लीजिए उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड बराबर है दोनों की, और साथ ही साथ दोनों की डायरेक्शन भी बराबर है। डायरेक्शन क्यों बराबर, देखिए दोनों की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में आ रहा है दोनों, इसलिए डायरेक्शन बराबर है और मैग्नीट्यूड भी बराबर है, तब तो वो कैसे कहलाएंगे, आपके इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। अच्छा, इसी में एक और टर्म आता है, ठीक है, इसमें एक और टर्म भी आता है नेगेटिव वेक्टर। भी नेगेटिव वेक्टर क्या चीज़ है, नेगेटिव वेक्टर कुछ भी नहीं है, एक वेक्टर इस साइड जा रहा है, एक वेक्टर उसी से सेम उसी लाइन के पैरेलल ही उल्टा आ रहा है, और ये वेक्टर मान लीजिए ये ए बी वेक्टर है, ये मान लीजिए पी क्यू वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक कंडीशन क्या है, दोनों की ये तो बराबर है, मीन्स बात करें इसकी मैग्नीट्यूड की, वो मान लीजिए 5 मीटर, ये 3 मीटर का मैग्नीट्यूड है, तो इसका ही मैंने बोल दिया 3 मीटर का मैग्नीट्यूड है, बट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, ठीक है। तो उसका कहने का मतलब क्या है, ये दोनों कैसे वेक्टर होंगे, नेगेटिव वेक्टर होंगे। कैसे वेक्टर होंगे, नेगेटिव वेक्टर, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड मीन्स कि ए बी का जो मॉडुलस है वो तो बराबर होगा पी क्यू, इसका क्या लिखेंगे, क्यू पी के मॉडुलस के, बट क्या बराबर नहीं होगा, ए बी वेक्टर जो होगा वो बराबर नहीं होगा क्यू पी वेक्टर के। बोलिए क्यों बराबर नहीं होगा, इसलिए बराबर नहीं होगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन उल्टी है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ देखते हैं, इसमें एक और आता है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ज़ीरो वेक्टर। भैया ज़ीरो वेक्टर क्या है, बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं। ज़ीरो वेक्टर का मतलब ये है कि आपके पास मैग्नीट्यूड नहीं होगा, मैग्नीट्यूड इज ज़ीरो बट डायरेक्शन एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि मान लीजिए वेक्टर ऐसा चला, ठीक है, फिर ऐसे आया, ठीक है, और फिर इसी पॉइंट पर वापस आ गया। तो जब इसी पॉइंट पर मैंने पूछा पी का डिस्प्लेसमेंट क्यू ए आर, तो मैंने जब पी का डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा, पी वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट, तो वो हो गया ज़ीरो वेक्टर। बोलिए क्यों, क्योंकि आपका ये जो पी पॉइंट है वो फिक्स्ड है और इसी पर वापस घूम फिर के ऑब्जेक्ट वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो ज़ीरो हो गई, मीन्स जो मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड जो होता है ना वो तो ज़ीरो हो गया, बट थिंक इज डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो उसके पास होगी ना एक, वो तो फिक्स्ड होगी, ठीक है, वो कोई भी डायरेक्शन उससे मतलब नहीं, बट द वैल्यू, कहने का मतलब ये है कि वैल्यू तो ज़ीरो हो सकती है बट डायरेक्शन कांट भी ज़ीरो। और डायरेक्शन कैसे ज़ीरो हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या चीज़ है, कोलिनियर वेक्टर कुछ भी नहीं, कोई भी दो पैरेलल लाइन, ये एक पैरेलल लाइन है, एक ये पैरेलल लाइन है, एक ये पैरेलल लाइन है, एक ये पैरेलल लाइन है, ये वेक्टर इस तरीके से जा रहा है, ये वेक्टर इस तरीके से जा रहा है, दो इक्वल पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है, दो एंटी इक्वल हैं बट पैरेलल हैं, मीन्स कोई भी दो लाइन्स हैं अगर वो पैरेलल हैं तो वो कोलिनियर वेक्टर होंगे। मीन्स मान लीजिए ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये मान लीजिए सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है, ठीक है, तो सारे के सारे कोलिनियर, ए वेक्टर पी वेक्टर के कोलिनियर है, सी वेक्टर डी वेक्टर के कोलिनियर है, पी वेक्टर क्यू वेक्टर की। इसमें मतलब नहीं है, इसमें चाहे तो मैग्नीट्यूड बराबर हो या ना हो, मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी इक्वल, इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। डायरेक्शन में भी सेम बात, बस मेन चीज़ क्या होनी चाहिए, लाइन्स शुड बी पैरेलल, लाइन्स शुड बी पैरेलल। इसका मतलब क्या है, मैं बोल दूँ ये लाइन है,
ये दोनों है, ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब इक्वल ही मान लो, ये 5 मीटर का, ये भी 5 मीटर की है, बट दोनों की डायरेक्शन उल्टी है, तो ये दोनों आपके कोलिनियर तो होंगे। नेगेटिव ऑफ वेक्टर हैं बट ये कोलिनियर भी हैं। बट अगर मैं आपसे बोल दूँ ये एक वेक्टर है और ये एक ही वेक्टर है, मान लीजिए ये पी वेक्टर है इस तरीके से, ये क्यू वेक्टर है इस तरीके से, इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, क्या ये दोनों कोलिनियर होंगे? ये दोनों कोलिनियर हो सकते क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। बस लाइंस को पैरेलल होना ही ज़रूरी है कोलिनियर वेक्टर की कोलिनियर वेक्टर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। इसके बाद लास्ट टाइप का एक वेक्टर और आता है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ को इनिशियल वेक्टर। फिर हम आगे बढ़ेंगे, को इनिशियल वेक्टर ये क्या चीज़ है? को इनिशियल वेक्टर कुछ भी नहीं है। को इनिशियल वेक्टर का मतलब ये है कि एक पॉइंट जिससे 3-4 वेक्टर निकल रहे हो, 3-4 का मतलब यहाँ इतने वेक्टर निकल सकते हैं। मान लीजिए ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, ये एस वेक्टर है, तो सारे के सारे कैसे होंगे? को इनिशियल होंगे, क्योंकि सबका इनिशियल पॉइंट सेम है, सेम इनिशियल पॉइंट कंसिस्टिंग, ठीक है, सबके सबके क्या बराबर हैं? इनिशियल पॉइंट बराबर है, इसलिए ये जो होंगे वेक्टर किस तरीके के वेक्टर होंगे? को इनिशियल वेक्टर होंगे। चलिए, तो ये तो हो गया वेक्टर्स के कुछ टाइप, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं मेन बात पर। मेन क्या आती है? वेक्टर का एडिशन। जो मेन चीज़ पढ़नी है वो यही है कि हम दो वेक्टर को ऐड कैसे करें, एडिशन ऑफ वेक्टर। एक तो होता है सिंपल मेथड और एक होता है एनालिटिकल मेथड। तो सिंपल मेथड पहले समझते हैं, सिंपल मेथड, ठीक है, वो क्या होता है? देखिए, मान लीजिए ये वेक्टर है ए वेक्टर, ये मान लीजिए बी वेक्टर है बी वेक्टर, और ये अब मैंने बोल दिया कि अब मुझे क्या निकालना है? इसका रिजल्टेंट। मैंने ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, मुझे निकालना है इनका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कैसे आता है? रिजल्टेंट में कुछ भी नहीं करना पड़ता, दोनों वेक्टर के उल्टी डायरेक्शन में आप लाइन खींच दीजिए। मीन्स वेक्टर ऐसे जा रहा है, ये वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो उसकी जो लाइन आएगी वो इस तरीके से आएगी और इनका रिजल्टेंट यही होगा। इसे लिख सकते हैं इसका आर वेक्टर। इस तरीके से मान लीजिए मैंने बोला एक ये वेक्टर है पी वेक्टर, एक ये वेक्टर है क्यू वेक्टर, ठीक है, ये इस तरीके से आ रहा है और ये आपका कुछ इस तरीके से जा रहा है। मैंने बोला इसका रिजल्टेंट क्या होगा? तो देखिए ये गया ऐसा, ठीक है, इसको यहाँ पे बंद कर दीजिए, ठीक है, ये गया ऐसा, इसका रिजल्टेंट कैसा होगा? ऐसा कि ऐसा। मैंने क्या बोला कि जो ये लास्ट वाला पार्ट है इसके तरफ ही आती हुई अपन को लाइन खींचनी है, वो उसका रिजल्टेंट होगा। तो मीन्स मैं कह दूँ ये वेक्टर ऐसे गया, सॉरी वेक्टर ऐसे गया, ये वेक्टर ऐसे गया, अब ये वेक्टर आगे ऐसे जाने वाला था, मतलब कि मुझे इसकी उल्टे पैरेलल पे लाइन खींचनी, सॉरी उल्टे पे लाइन खींचने का मतलब ये है कि मुझे इस तरीके की लाइन खींचनी है। तो ये हमारा हो जाएगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर। इसका मतलब क्या है? जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा? ए वेक्टर प्लस पी वेक्टर के। सिंपल सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ अच्छे से क्वेश्चन एक आध पूछ लेते हैं, ऐसा मतलब मैं आपको एक देता हूँ एक क्वेश्चन जिसमें आपको सारी बातें, इस पर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक के, ठीक है। किस तरीके का एक क्वेश्चन मैं आपको लेता हूँ तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी इस टॉपिक से रिलेटेड। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिया, ठीक है, मान लो एक ये वेक्टर है इस तरीके से, एक ये वेक्टर इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, इस तरीके का ये वेक्टर है, ठीक, ये भी एक पॉइंट है जहाँ सारे मीट कर रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ यहाँ पर मीट कर रही हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरीके का है एक, ये मान लीजिए ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ये है ई वेक्टर। मैंने आपसे क्या पूछा है? मैंने आपसे पूछा है ई वेक्टर की वैल्यू फाइंड कीजिए, मैंने आपसे बोल दिया बी वेक्टर की वैल्यू फाइंड कीजिए, मैंने आपसे बोल दिया सी वेक्टर की वैल्यू फाइंड कीजिए, मैंने आपसे बोल दिया डी वेक्टर की वैल्यू फाइंड कीजिए, मैंने आपसे बोल दिया ए वेक्टर की वैल्यू फाइंड कीजिए। आपको इन सब की वैल्यू चाहिए, बट मैं इसके साथ में एक चीज़ और लिख देता हूँ कि किसके टर्म्स में। मुझे ई वेक्टर चाहिए है डी वेक्टर एंड सी वेक्टर के टर्म्स में, मुझे वी वेक्टर चाहिए है ई वेक्टर और ए वेक्टर के टर्म्स में, मुझे सी वेक्टर चाहिए है डी वेक्टर और ई वेक्टर के टर्म्स में, मुझे डी वेक्टर चाहिए है
डी वेक्टर चाहिए है मुझे सी वेक्टर कॉमा ई वेक्टर के टर्म्स में, मुझे ए वेक्टर चाहिए है ई वेक्टर कॉमा बी वेक्टर के टर्म्स में। कैसे निकालेंगे? इनके टर्म्स का मतलब ये है कि इनके थ्रू निकालना है, ये सिंपल सी बात। तो ई वेक्टर है, ई वेक्टर ये वाला है, मीन्स ये वेक्टर हमारा क्या होना चाहिए? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे आएगा? जब एक वेक्टर मान लो एक ये वेक्टर है, ये इस तरीके से जा रहा था इस साइड, एक इसके बाद ये वेक्टर है, ये वेक्टर, ये बी वेक्टर, बट इसके बाद देखिए जो रिजल्टेंट होता है, देखिए मान लीजिए ये वेक्टर हो ये वेक्टर, अब रिजल्टेंट होता है तो वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए, ऑपोजिट ही आ रहा है, ये ऐसा था, इसको ऐसे जाना चाहिए था बट ऐसे आया, मीन्स कि ये सही है आपका। तो जो ई वेक्टर है वो असल में किसके बराबर है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। ई वेक्टर रिजल्टेंट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? एक तरह से ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करने पर ई वेक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ओके, नेक्स्ट देखते हैं जरा बी वेक्टर। वी वेक्टर बराबर क्या होगा? देखिए वी वेक्टर ये वाला वेक्टर है। अब वी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? देखिए अब वी वेक्टर तो आप चाहे तो ऊपर वाले से देख के लिख सकते हैं। वी वेक्टर क्या हो जाएगा आपका? ई वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप एक काम कीजिए, आप इसको थोड़ा यहाँ देखिए, जरा इससे चेक कीजिए थोड़ा सा। मान लीजिए मैं लिख दी, देखिए हाँ ये बी वेक्टर है, ये ऐसा है, इसको ऐसे, तो मान लो यहाँ से वेक्टर शुरू हुआ, यहाँ से मान लीजिए पहले शुरू करते हैं वेक्टर कहाँ से? यहीं से शुरू करते हैं, नहीं यहाँ से शुरू करते हैं, तो तभी तो वो इस पॉइंट पर आएगा। तो मैंने यहाँ से शुरू किया, देखिए मुझे वेक्टर पहला चाहिए था इस डायरेक्शन में, मुझे नहीं मिला तो मैंने क्या लिखा? बी वेक्टर बराबर माइनस का ई वेक्टर, पहले तो मैंने ये लिखा। फिर देखिए जो ए वेक्टर था वो इस डायरेक्शन में था, तो ए वेक्टर तो मैंने पॉजिटिव ले लिया। अब देखो जो बी वेक्टर है उसकी तरफ आ रही है लाइन, इसका मतलब क्या? इसके बाद हमें लाइन चाहिए थी इस तरफ, बी वेक्टर चाहिए था मुझे उल्टा, बट बी वेक्टर आता है सीधा की तरफ, तो इसका मतलब क्या है? बी वेक्टर कैसा होगा? वो भी नेगेटिव हो जाएगा। बात क्लियर हुई? बी वेक्टर क्यों इस डायरेक्शन में होना चाहिए? बी वेक्टर ऐसा रिजल्टेंट जो निकलता है वो हमेशा जैसे जो ए वेक्टर लास्ट वाला वेक्टर आता है ना उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर ऐसा होता तब तो हम प्लस का बी वेक्टर लेते, बट ऐसा है इसलिए हम लेंगे नेगेटिव पी वेक्टर। तो आप इसको अरेंज करेंगे तो वही सेम वैल्यू फिर से मिल जाएगी आपको, इसको साइड जाओ, को साइड लियो, उसको साइड लियो, तो बी वेक्टर पॉजिटिव हो जाएगा और ई वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो आप इससे निकाल लो चाहो तो, या उससे निकाल लो, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता उससे। ठीक है, सी पार्ट देखो, सी पार्ट अपन को क्या निकालना है? सी वेक्टर ही निकालना है, सी वेक्टर निकालना है डी वेक्टर ई वेक्टर के टर्म्स में। अब देखो सी वेक्टर ये वाला वेक्टर है, ठीक है, सी ये वेक्टर है, तो देखो ये कैसे निकलेगा? जब अपन लोग क्या करेंगे कि पहले नंबर शुरुआत कहाँ से होगी? ये वेक्टर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा होना चाहिए, ऐसे तो शुरुआत होती है। तो ई वेक्टर तो पहला नंबर ई वेक्टर तो उल्टा चल रहा है, उल्टा होना चाहिए था तभी ये सही काम करता, ये तो सही चला इसलिए इसको पॉजिटिव डी वेक्टर लिख दिया। लेकिन मुझे अब इसको ऐसे चाहिए था, मैं ऐसा चाहिए था, नहीं चाहिए था, अपन को उल्टा ही चाहिए था, उल्टा ही मिल गया, तो ये तो सही है अपना। तो सी वेक्टर बराबर हो जाएगा ई वेक्टर नेगेटिव का प्लस डी वेक्टर। अब डी वाला पार्ट निकालते हैं, डी वाले पार्ट में निकालना है डी वेक्टर। डी वेक्टर कैसे निकालोगे? डी वेक्टर निकालना बहुत ईजी, डी वेक्टर कैसे निकलेगा? ये डी वेक्टर है, अब डी वेक्टर क्या होते हैं? ऊपर वाले से ही निकालो डायरेक्टली, इसको साइड भेज दो, तो सी वेक्टर प्लस ई वेक्टर बराबर हो जाएगा डी वेक्टर, डायरेक्ट निकल आएगा। ई पार्ट देखो, ए वेक्टर, ए वेक्टर कैसे निकालो? ए वेक्टर इस वाले रिलेशनशिप से निकाल सकते हैं, ए वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा? ई वेक्टर माइनस ई वेक्टर, इसको साइड लिया, ठीक है। एक बार साइकिल बाकी तो बहुत ईजी होता है पार्ट। मैंने आपको ये पूरा टॉपिक समझाया किस तरीके से कहाँ पे किस तरीके से नेगेटिव साइन कब लेना है, पॉजिटिव साइन कब लेना है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी मेरे हिसाब से, ठीक है। अच्छा, अब हम लेते हैं इसका ही अलग मेथड, ठीक है। जब वैल्यूज़ गिवन हो, मैग्नीट्यूड भी निकालना हो, यहाँ तो अपन लोग ने एक सिंपल सी बात कर ली कि इस तरीके से अपन लोग लिख सकते हैं, बट क्या एक्चुअल में इस तरीके से करेंगे? नहीं करेंगे। हमें उसके लिए बेसिकली ये मेथड आना ज़रूरी है, जैसे अपन लोग बोलते हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ फैक्टर एडिशन, ये आना बहुत ज़रूरी है। इसको कैसे करेंगे? देखिए, मान लीजिए मैंने बोला है कि ये वेक्टर है इस तरीके से, ठीक है, कि ए वेक्टर है इस तरीके से। मान लो कि एक और वेक्टर है, सॉरी मान लेते इस तरफ कि ए वेक्टर है, ये मान लो कि एक वेक्टर है बी वेक्टर। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है इसका रिजल्टेंट हो गया ये वाला वेक्टर, ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट हो गया। अब रिजल्टेंट कैसे जाएगा? रिजल्टेंट जाएगा इस डायरेक्शन में, तो इसका रिजल्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब मुझे चाहिए क्या है?
मुझे ये रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? पहले मान लेते हैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल। कैसा राइट एंगल ट्राइंगल? इसको अजूम करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा ये, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल मान लिया अपन लोगों ने। अब जरा इसके नाम लिख देते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। मान लो ये जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, ये जो एंगल है, ये एंगल जो वेक्टर के बीच में बनना है, आर वेक्टर और इसके वेक्टर के बीच में जो बन रहा है एंगल, मान लेते हैं ये है आपका, क्या मानते हैं इसको मान ले, चलिए इसको बीटा मान लेते हैं, ठीक है। इससे हम थीटा मान लेते हैं, इसको बीटा और इसको बीटा और इसको थीटा मानते हैं, थीटा। ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर को थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। हमने डायग्राम थोड़ा बड़ा बना दें क्या? ठीक है, हमने आ रहा है तो पहले बना लीजिए डायग्राम, ठीक है। अच्छा, ये बी वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, ए वेक्टर है, और ये मैंने 90 डिग्री एंगल बना लिया अपनी मतलब सॉल्यूशन के लिए। अब क्या करेंगे? देखो, हम लेते हैं पहले नंबर इन ट्राइंगल ADB की बात करते हैं। ADB की क्या बात करनी है? ADB की इंपॉर्टेंट बात क्या करनी है कि हाँ पहले इनकी वैल्यूज निकालनी है। इसमें बोल दूँ आपसे कि AB जो है वो कितने के बराबर होगा? AB नहीं, बेसिकली मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ADB नहीं चाहिए मेरा ट्राइंगल, ADC लेना है मुझे, ADC। तो ADC में क्या करना है? बाई पाइथागोरस थ्योरम। जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा? देखिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बताइए? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होती है, ठीक है। इसको करना है अप्लाई। कैसे अप्लाई करेंगे? इसकी जो परपेंडिकुलर इसकी क्या है? AD है, तो AD स्क्वायर। बेस क्या है इसका? पूरा का पूरा DC है, तो DC का स्क्वायर, और ये हाइपोटेनस कितनी है? AC का स्क्वायर, ठीक है। ये काम हो गया। अच्छा, अब देखिए क्या करेंगे इसमें, तो AC के स्क्वायर को वही लिखा रहने दो। हम AD के स्क्वायर को भी ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, अभी करते हैं, अभी बाद में करते हैं कैसे चेंज होगा। DC के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? DC के स्क्वायर कर सकते हैं हम DB प्लस BC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, क्या हम AD पहले इसको ऐसे लिख लो, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले ट्राइंगल की, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि साइन थीटा इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं AD अपॉन में AB लिख सकता हूँ। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इज दिस एंड हाइपोटेनस इज दिस, सो वी कैन राइट इट AD इक्वल टू AB साइन थीटा। कैन वी राइट इट और नॉट? लिख सकते हैं, तो उसको यहाँ पर पुट कर लो। तो AD की वैल्यू क्या होगी? AB साइन थीटा का स्क्वायर प्लस DB प्लस BC, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो पहले, DB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2DB इंटू BC, ओके, 2DB इंटू BC। अच्छा, अब देखिए क्या होगा, AB का स्क्वायर, तो स्क्वायर लिखेंगे AB स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। DB स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? DB स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वही मैं सोच रहा हूँ। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस थीटा बराबर DB अपॉन में AB। तो अब यहाँ से देखूँ, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो क्या हो जाएगा? DB इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा AB, इस तरीके से, ठीक है। इसको यहाँ लिख दो, कॉस थीटा इंटू AB का स्क्वायर, ठीक है, प्लस BC, तो BC को BC का स्क्वायर लिखा रहने दो। यहाँ पर से DB की वैल्यू चेंज कर लो, DB कर सकते हैं AB कॉस थीटा इंटू BC, ठीक है, लिख सकते हैं ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ आप लिख सकते हैं, ये AC स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस AB स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस BC।
बी सी स्क्वायर को बी सी स्क्वायर लिखा रहने दो प्लस 2ab बी सी कॉस थीटा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ से ए बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2ab डॉट बी सी कॉस थीटा। ठीक है, बचेगा। पहले आप अपना नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको आगे। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए इतना। ठीक है, 1 2 3 4 5। ओके, चलिए इतना आप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बेसिकली ये मिटा देता हूँ, इसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये इसको मैं क्या ले सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, पढ़ा हुआ है अपने मैथ्स में। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी कॉस थीटा। ठीक है, यही होगा। अच्छा अब एक काम कीजिए, आप AC को आप AC को रिप्लेस कर लीजिए। ठीक है, AC को आप R वेक्टर लिख लीजिए, R वेक्टर का स्क्वायर, AB को आप B वेक्टर लिख लीजिए और BC को आप A वेक्टर लिख लीजिए प्लस 2a वेक्टर और B वेक्टर डॉट कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है। अच्छा तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, R वेक्टर इस ब्रैकेट में लिख सकता हूँ। अब देखिए, जब भी अपन वेक्टर का स्क्वायर करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है, वेक्टर का स्क्वायर कभी नहीं होता, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो ये वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा बी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा 2ab कॉस थीटा। ये भी आपके मॉड्यूलस में आएंगे, क्यों, ये सारी मैग्नीट्यूड्स हैं आपके, और ये भी मॉड्यूलस में। ठीक है, ये आपकी मेन चीज़ आ गई जो अपन को इससे चाहिए थी, वो अपन को मिल गई यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप नोट कर लीजिए पहले, इतना आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए तो इसको मैं मिटा देता हूँ जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब फिर अपन लोग को डिस्कस करना है डायरेक्शन के ऊपर कि हाउ वी फाइंड द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना होता है वो देखिए, डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं वो देखिए। डायरेक्शन के लिए हमें क्या रखना पड़ा है, डायरेक्शन के लिए देखिए हमें लेना पड़ता है tan बीटा इक्वल टू क्या होता है, आप सभी लोगों को पता है, tan बीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज AD, बेस इज DC। AD को अपन लोगों ने पता है क्या लिखा था, AD को अपन लोगों ने लिखा था AB साइन थीटा, जहाँ तक मुझे याद है। और अपन लोगों ने DC को कैसे तोड़ा था, DB प्लस BC। ठीक है, तो फिर से AB हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में हो जाएगा DB का क्या था पता ही होगा आप लोग को, AB कॉस थीटा प्लस BC। इसको फर्दर ऑन अगर हम थोड़ा और चेंज कर लें तो tan बीटा में लास्ट में मिल जाएगा मॉडुलस A वेक्टर साइन थीटा अपॉन में मॉडुलस A वेक्टर कॉस थीटा प्लस B वेक्टर का मॉडुलस। ये होगा आपका फाइनल डायरेक्शन के लिए। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन भी आते हैं बहुत सारे कि पूछता है कि कोई एंगल है वो इतना है। ठीक है, और आपको 2 वेक्टर की वैल्यू दे देगा और आपको फिर ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आप मैग्नीट्यूड इसको इस तरीके से निकालेंगे और फिर आप उसकी डायरेक्शन इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो ये सही तरीका है वेक्टर एडिशन। देखिए हमें अब डिस्कस करना है पैरेललोग्राम लॉ। ये बेसिकली लॉ है क्या, देखिए मान लेते हैं कि एक वेक्टर इस तरीके से है A वेक्टर, इस तरीके से है एक B वेक्टर। ठीक है, तो हम इसका रिजल्टेंट निकालते थे, इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा होता था। ठीक है, R वेक्टर, नो प्रॉब्लम। बट अगर मान लो यहीं गिवन हो A वेक्टर इस तरीके से हो, B वेक्टर मान लो इस तरीके से हो, तो ये था आपका A वेक्टर, ये था B वेक्टर, ये वेक्टर ये B वेक्टर है गिवन आपको। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि आपको रिजल्टेंट निकालना है, तो आप रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। ये मान लीजिए
वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, अभी दोनों अपोजिट साइड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप इसका नहीं निकाल सकते। लेकिन आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, अगर आप इसमें पैरेललोग्राम लॉ लगा दें। पैरेललोग्राम लॉ किस तरीके से लगेगा देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर एक लाइन खींचिए इसी के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल, और वहाँ उसको वेक्टर को बी वेक्टर मान लीजिए, मान सकते हैं। तो ये ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, उसका रिजल्टेंट ये हो गया, ठीक है, ये आर वेक्टर हो गया, ठीक है। तो आपको एक चीज़ से पता चल गई कि पैरेललोग्राम लॉ का यूज़ कब करना है, जब दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। मान लीजिए वेक्टर जा रहा, ए का वेक्टर जा रहा, आपको रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट तो 20 से आएगा, बट ये वेक्टर यहाँ शिफ्ट होकर चला जाएगा इस तरीके, सॉरी ये वेक्टर जो होगा वो इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, फिर निकालेंगे आप इसका रिजल्टेंट। ओके, सो बेसिकली शिफ्टिंग ऑफ दीज टू मेक ट्राइंगल लॉ वैलिड, ये पैरेललोग्राम लॉ का काम है बेसिक, ठीक है। तो ये था बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ। अब हमें बेसिकली बात करनी है कुछ कंडीशंस के ऊपर, जो हम उसी आपके मेथड से डिराइव करेंगे। अब देखिए किस तरीके से कंडीशन होती है। तो अगर जैसे हम पहली बात करते हैं कंडीशंस की, ठीक है, अगर हम कंडीशन की बात करें तो पहली कंडीशन कब होगी, जब थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0 डिग्री। इसका मतलब क्या है, जब दो वेक्टर जो होंगे पैरेलल, मान लीजिए ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो उनके बीच में एंगल जो बनेगा थीटा, दैट इज़ 0 डिग्री। उस कंडीशन में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो वो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट, बेसिकली ये तो होता है रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस आ जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए ठीक है, इसका वही सेम रहेगा, 2 ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा कॉस थीटा का, देखिए क्या हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 की वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं कितनी होती है, कॉस 0 इज़ 1। तो जब यहाँ 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1, सॉरी हो जाएगा 10/1, आपको 1 वैल्यू देगा, ठीक है। चलिए इसको ऐसे नहीं लिखिए आप, इसको जैसे रखा था वैसे ही लिखा रहने दीजिए। कॉस थीटा आ जाएगा 2a वेक्टर मॉडुलस आ जाएगा कॉस 0 का क्या हो जाएगा वैल्यू, सॉरी यहाँ पर कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या जाएगी 1, तो 1 कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, यही होता है। तो उसका बाद में बाहर क्या मिल जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये आ गई आपकी वैल्यू। तो एक चीज़ देखने को मिली हमें क्या, कि जब थीटा की वैल्यू हो कितनी 0 डिग्री, तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, हम डायरेक्टली अगर हम दोनों को वेक्टर को ऐड कर दें तो हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा, सीधा सम करना है, डायरेक्ट सम। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर तो सभी पढ़ते हैं, बट वेयर इज़ द बेसिकली सब्ट्रैक्शन। तो बेसिकली वेक्टर में एडिशन तो होता है बट सब्ट्रैक्शन नहीं होता। अब सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं होता, ठीक है, तो लेकिन सब्ट्रैक्शन एक तरह से किया जाता है, मान सकते हैं सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। लेकिन वो कैसा होता है, दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो एक पॉजिटिव वेक्टर और एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा होता है, इसलिए होता है। देखिए कैसे होता है, उसकी कंडीशन लिख लीजिए। जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स अगर एक वेक्टर इस तरीके से वेक्टर जा रहा हो, एक वेक्टर एंटी पैरेलली दूसरी डायरेक्शन में वापस की तरफ पैरेलली आ रहा हो, ये भी वेक्टर, थीटा कितना होगा 180 डिग्री। अगर हम बात करें रिजल्टेंट वेक्टर तो हम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था, ए वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2a मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस 180, ऐसे निकालेंगे। थीटा कितना है 180 डिग्री है, ठीक है, ओके। तो 180, आपको देखिए कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो देखिए हो जाएगा a मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2a मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड हो जाएगा -1, ठीक है, होगा कि नहीं, जी हाँ हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा अपने पास में, सॉरी ठीक है, तो हमें बाहर क्या मिल जाएगा a मैग्नीट्यूड माइनस बी मैग्नीट्यूड। तो एक चीज़ समझ में आ गई, यहाँ पर प्रोडक्ट कब होगा, प्रोडक्ट तब होगा जब एंगल की वैल्यू होगी 180 डिग्री,
सॉरी प्रोडक्ट नहीं, माइनस कब होगा, जब एंगल की वैल्यू होगी 180 डिग्री, तब हम क्या निकालेंगे, दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए उनका डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो ये सब्ट्रैक्शन की कंडीशन भी एक तरह से ये भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, क्योंकि एडिशन ही होता है, सब्ट्रैक्शन होता नहीं है, बट इसको केस मान सकते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक। अच्छा, अब लास्ट कंडीशन है जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, ठीक है। थीटा इक्वल 90 डिग्री में कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी, फिर से वही रिजल्टेंट वेक्टर, ये फॉर्मूला आपको सभी को पता ही है, ठीक है, यही होता है, ठीक है। तो अब cos 90 रख दीजिए बस इसकी जगह पर। जब आप cos 90 रखेंगे तब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पर कैसा हो, अब देखिए यहाँ जाएगा 2a वेक्टर v वेक्टर, यहाँ जाएगा cos 90, थीटा इज 90 डिग्री। सो व्हाट 90 की वजह से 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0, तो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली क्या, स्क्वायर, इसका स्क्वायर, क्योंकि ये सारी चीज़ 0 हो जाएंगी, क्योंकि ये 0 तो मल्टीप्लिकेशन में तो सारे 0 हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये आ गया आपका बेसिक फार्मूला, ठीक है। तो ये आर वेक्टर का फॉर्मूला कब है, जब आपका थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो, ठीक है। चलिए मैं आपको कराता हूँ एक सवाल जिससे आपको क्लियर हो कि किस तरीके से करना है आपको, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द resultant of force when F1 and F2 are acting on a body in different with एंगल, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे, और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे पूछा है, ठीक है। तो क्या फाइंड करना है, और F1 की वैल्यू गिवन है 8 न्यूटन और F2 की वैल्यू गिवन है 5 न्यूटन। चलिए शुरू करिए। देखिए वही सेम कैलकुलेशन वाला पार्ट है पूरा का पूरा, F1 है और F2 दोनों के बने आपको 8 न्यूटन और 5 न्यूटन। अब 0 डिग्री मैंने बोला जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता तो मैंने आपको फॉर्मूला सीधा बताया था। अगर आप सीधा नहीं लगाना चाहते तो आप वही फॉर्मूला लगा लीजिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं तो आप सीधा फॉर्मूला भी लगाते हैं। तो मुझे बताया था जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता था तो क्या होता था, हम दोनों वेक्टर को सीधा ऐड कर देते थे, तो F1 प्लस F2, तो इसका रिजल्टेंट डायरेक्ट लिया जाएगा 8 5 13 न्यूटन, ठीक है। जब थीटा इक्वल टू होता था 180 डिग्री तो हम F0 के लिए क्या करते थे, हम F1 को F2 से माइनस कर देते डायरेक्टली, ठीक है। ये मॉडुलस का मतलब है मैग्नीट्यूड, इसलिए इसको मत भूलिएगा यहाँ पे लिखने से। तो ये जाएगा 3 न्यूटन। तो थीटा इक्वल टू था 90 डिग्री, तो इसकी कंडीशन भी मैंने बताई थी आपकी, क्या होती थी, F0 इक्वल टू कितना होता था, F1 स्क्वायर प्लस F2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या जाएगी, F0 की अंडर रूट में 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 64 प्लस 25, 5 4 9 6 2 8 89। तो यहाँ जो वैल्यू है F0 की दैट इज़ व्हाट 89 न्यूटन। तो ये आ गई आपकी, ये तो थी कंडीशन बेस्ड। मान लो थीटा की वैल्यू कुछ और होती, 60 होती 30 होती, तो तब भी हम निकाल सकते थे तब, लेकिन हमें पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ता। जैसे कि मैं अभी एक एग्जांपल आपको करा देता हूँ, ठीक है। चलिए एक देख लेते हैं क्वेश्चन जिससे आपको इसका डाउट भी क्लियर हो जाए। क्वेश्चन, फाइंड द resultant force when two bodies
आर सेम फोर्स, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड फोर्स लिख लो यहाँ पर, सेम मैग्नीट्यूड थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पर, इसको करेक्ट कर दूँ। experience the two forces of same magnitude F, ठीक है, for the angle थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पर निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, उसने एक चीज़ बोल दी कि दोनों फोर्सेस जो हैं इस बॉडी के ऊपर मान लीजिए लग रहे हैं, एक मान लीजिए कि ये फोर्स है कोई इस तरीके से लग रहा है, एक ये फोर्स लग रहा है इसके ऊपर इस तरीके से, इनके बीच में थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, ठीक है, ये भी एफ फोर्स है और ये भी एफ फोर्स है, मतलब दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है। अब मैग्नीट्यूड बराबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है, ज़रा देखते कैसे करेंगे। देखिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था रिजल्टेंट का फॉर्मूला, सॉरी इसको रिजल्टेंट लिखा कीजिए, आप इसको एफ नेट लिखा कीजिए, इज़ वेरी गुड, ठीक है। तो एफ नेट कैसे निकालते थे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था F1 स्क्वायर, अब उसी की अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए, F2 स्क्वायर, मतलब यहाँ वो लगा दीजिएगा, प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, यही फॉर्मूला होगा। अच्छा अब F1 की वैल्यू F2 की वैल्यू सब किसके बराबर है, F के बराबर है, गिवन है ना क्वेश्चन में कि दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए इसको ऐसे ले लिया। तो देखिए इसका हो जाएगा एफ स्क्वायर, इसका हो जाएगा एफ स्क्वायर, इसका हो जाएगा 2F स्क्वायर, एफ इंटू एफ, ठीक है, इस 14 से लगा दें अभी। और थीटा कितना है, cos 30 डिग्री। अब मुझे बताओ cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, अगर आपको याद हो ट्रिग्नोमेट्री में टेबल, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, याद कीजिए, जी हाँ, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। देखिए इसका हो जाएगा 2F स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा 2F स्क्वायर इंटू और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, यही होती है, क्या नहीं होती, जी होती है, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अच्छा अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए इसमें से हम एफ स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो एफ स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ पर जाएगा 2 + √3, ठीक है। अब एफ स्क्वायर है तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, एक एफ बाहर निकल आएगा, पेयर बना लेंगे तो एक बाहर निकल आता है, तो ये रहेगा 2 + √3, ये आपका आ गया न्यूटन, ये आ गया आपका फोर्स, ये आपका एफ नेट आ गया, ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अच्छा इसी सेम क्वेश्चन में आप इसकी वैल्यू निकालिएगा किस पे, थीटा इक्वल टू 60 पे। सेम क्वेश्चन में छोड़ रहा हूँ आपके लिए, होमवर्क क्वेश्चन होगा, ठीक है। आपको निकालना क्या है, आपको यही सेम क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसमें वैल्यूज चेंज कर देता हूँ तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा क्वेश्चन करने में। एक एफ है, ठीक है, एक एफ है ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, एक एफ है और एक 2F, सॉरी मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूँ जरा, डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्या क्या है, एफ है और एक 2F है इस, ठीक है, और फॉर द एंगल थीटा इक्वल टू 60, थीटा इक्वल टू 60 पे निकालना है आपका वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपका इसको आंसर जो है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है, जिससे मुझे पता चले कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। और सारी बातें समझ में आ गई। मैंने ये वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, इसके बाद वाले दोनों वीडियो थोड़े छोटे होंगे, ठीक है, और इसमें मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा वीडियो। अगर आपको पसंद आया मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Thanks for watching my whole video. Please subscribe my channel Barsaiya Classes.